हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मकदम स्वागत और वेलकम है। मीडिया स्टार वर्ल्ड इजराइल फ़िलिस्तीन जंग की खबरें आपको लगातार पहुंचा रहा है। इस दरमियान ऐसे कई पहलुओं पर भी चर्चा की गई है जिनके बारे में अक्सर लोगों की मालूमात बहुत कमज़ोर है। वेस्टर्न मीडिया के ज़रिए और उसकी गोद में बैठे भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया ने दुनिया की नौजवान नस्ल को ये समझाने की कोशिश की है कि 7 अक्टूबर को हमास ने कार्रवाई करके क़यामत बर्पा कर दी और उनके मुताबिक उससे पहले 1948 में ना तो इजराइल फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर गैर कानूनी तरीके से बसाया गया था और ना ही बाद की जंगों के ज़रिए कब्ज़ा की गई फ़िलिस्तीनी ज़मीन में इजराइल ने कोई जुल्म किया था। ये कहने की कोशिश की जा रही है कि इजरायली मजलूम और बेगुनाह हैं और फ़िलिस्तीनी ही जालिम हैं। मुसलमानों के दरमियान भी ये नज़रिया मजबूत करने में अरब मीडिया और अरबों के ज़रिए दुनिया भर में चलाए जा रहे मदरसों और मस्जिदों के इमामों ने भी इस प्रोपेगेंडे में इजराइल की मदद की है। आज हम चर्चा करेंगे कि इजराइल के शिद्दत पसंद फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच ने हाल ही में एक बार फिर ग्रेटर इजराइल बनाने की बात दोहराई है। आज हम इस नज़रिए की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। इस एपिसोड में शामिल किए गए फैक्ट्स प्रेस टीवी के जर्नलिस्ट अली रज़ा अकबरी के हालिया आर्टिकल से लिए गए हैं। इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाने के प्लान में पड़ोस के अरब मुल्कों पर भी कब्ज़ा किया जाना है। ये वही अरब मुल्क हैं जिनसे फ़िलहाल इजराइल नॉर्मल ताल्लुकात बनाना चाहता है और ख़ुद को उनका दोस्त होने का दावा कर रहा है। 2020 से अब तक हज़ारों इजरायलियों ने अपनी सिटीज़नशिप छोड़े बगैर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की शहरियत ले ली है ताकि वो सभी अरब मुल्कों में बेरोक टोक जा आ सकें। आज का वीडियो देखकर आपको समझ आ जाएगा कि इजराइल कायम करने का असली मकसद क्या था। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आगे बढ़ने से पहले कुछ अहम पॉइंट्स का जिक्र करना ज़रूरी है। आप अपने आसपास ऐसे मुल्ला मौलवियों को पहचानते होंगे जो कहते हैं कि मज़हब और सियासत अलग अलग हैं। उनकी नज़र में मज़हब सिर्फ नमाज़ पढ़ने, रोज़ा रखने और कुछ और अमल करने से मुकम्मल हो जाता है। उनकी नज़र में मज़लूम का साथ देना और जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ज़रूरी नहीं है। वो इस हद तक कहते हुए नज़र आएंगे कि फ़िलिस्तीनी लोगों पर जुल्म और मस्जिद अल अक्सा पर इजरायली कब्ज़े से हमारा क्या लेना देना, सिर्फ हमें अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते। ये नज़रिया इस्लाम के उस नज़रिए के बिल्कुल ख़िलाफ़ है जिसमें उम्मत मुस्लिमा को एक जिस्म बताया गया है। अगर एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो पूरे जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी इसका एहसास होना चाहिए और तकलीफ को ख़त्म करने में मदद करनी चाहिए। आइए चलते हैं आज की चर्चा की तरफ। प्रेस टीवी के अली रज़ा अकबरी ने हाल ही में स्मोट्रिच की ग्रेटर इजराइल की ख्वाहिश, थियोडोर हर्जल के ज़ायोनिज़्म में छुपा एजेंडा के उन्वान से आर्टिकल लिखा है। उनका कहना है कि इस हफ्ते के शुरुआत में इजरायली मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच ने एक टीवी इंटरव्यू में इजराइल के ग्रेटर इजराइल मंसूबे पर तबसरा करते हुए दमिश्क तक इजराइल की हदूद को फैलाने की खुली तफसील बताई है, जिससे आलमी सतह पर सख्त रद्द अमल सामने आया है। स्मोट्रिच, जो अपने नस्ल परस्त और फासिस्ट ख्यालात के लिए मशहूर हैं, ने हाल ही में जारी की गई एक डॉक्यूमेंट्री इन इजराइल मिनिस्टर्स ऑफ कैओस में ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दरियाए उर्दन से पार तक ग्रेटर इजराइल का ज़ायोनिज़्म का नज़रिया एक फैला हुआ और लंबी मुद्दत का मंसूबा है जो वक्त के साथ सामने आएगा। जब इजराइल की हदूद को बहरे रोम यानी मेडिटेरेनियन समंदर से दरियाए उर्दन तक फैलाने के बारे में पूछा गया तो स्मोट्रिच, जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी हैं, ने जवाब दिया, बिल्कुल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। उनका कहना था कि हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि यरूशलेम का मुस्तकबिल दमिश्क तक फैला हुआ है,
स्मोट्रिच का ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब गाज़ा और लबनान में इजराइल के हमलों के दौरान हज़ारों मासूम जाने जा रही हैं। लेबनान पर इजरायली हमलों में अब तक 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से ज़्यादा बेघर हो चुके हैं, जबकि गाज़ा पर इजरायली हमलों में 42,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी अपनी जानें गंवा चुके हैं और 15 लाख से ज़्यादा बेघर हो चुके हैं। आइए अब समझते हैं कि ग्रेटर इजराइल का तस्वुर और इसका तारीख़ी पस मंज़र यानी इसकी हिस्ट्री क्या है। अक्टूबर 2023 में जब इजराइल सरकार ने गाज़ा में फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास के ख़िलाफ़ अपने फ़ौजी मकासद को हासिल करने की कसम खाई थी, उन्होंने साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के मराकज़ को निशाना बनाने के लिए हवाई हमले किए। ये वाक़यात इजराइल की तौसी यानी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को ज़ाहिर करते हैं, जो नाम नहाद ग्रेटर इजराइल मंसूबे का हिस्सा हैं। ग्रेटर इजराइल असल में एक इजराइल को फैलाने वाला और कॉलोनियल नज़रिया है, जिसका मकसद वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के बड़े इलाकों पर इजराइली कब्ज़े को कायम करना है। ये नज़रिया ज़ायनिज़्म की शुरुआत से जुड़ा हुआ है और इसके बानी यानी फाउंडर थियोडोर हर्जल ने इसे 19वीं सदी में पेश किया था। आज भी इजराइल के कई पॉलिटिकल लीडर्स इस नज़रिए को सपोर्ट करते हैं और वो फ़िलिस्तीन और पड़ोसी अरब ममालिक में इजराइल की सरहदों को बढ़ाने की बातें करते हैं। इस नज़रिए का सबसे मुख्तसर मानी ये है कि मौजूदा इजराइल में फ़िलिस्तीनी और सीरिया के इलाके जैसे वेस्ट बैंक, गाज़ा और गोलान की पहाड़ियाँ शामिल हैं। अगर इसे वसी तरीन यानी तफसील वाले मानी में देखा जाए तो इसमें दरियाए नील यानी नील नदी से सीरिया और इराक़ में बहने वाली फ़रात नदी तक के इलाके शामिल हैं, जिसमें मिस्र, जॉर्डन, लबनान, तुर्की, सीरिया, इराक़, कुवैत और सऊदी अरब के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। ज़ायोनी नज़रिए के बानी सिर्फ फ़िलिस्तीन तक ही महदूद नहीं थे, बल्कि उन्होंने अरब मुल्कों पर भी कब्ज़ा करने का इरादा बनाया था। इस सिलसिले में इजराइल की बार बार जंगों और गैर कानूनी बस्तियों के बसाने के ज़रिए अपने मंसूबे को हासिल करने की कोशिश की गई। मिसाल के तौर पर वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम और गोलान की पहाड़ियों में गैर कानूनी बस्तियों का क़याम इन मंसूबों का जीता जागता सबूत है। आइए अब समझते हैं कि बेजलेल स्मोट्रिच के दावे और इस पर अमली काम किए जाने के क्या इम्कान हैं। स्मोट्रिच के हालिया बयान वही चीज़ें जाहिर करते हैं जो इजराइल लंबे अरसे से ज़मीन पर लागू कर रहा है। हालांकि इजराइल के बॉर्डर फैलाने के नज़रिए की आलमी सतह पर सख्त मुखालिफत की जाती रही है। यही वजह है कि अक्सर इजरायली लीडर इस तरह की सियासत का खुलकर जिक्र नहीं करते, मगर स्मोट्रिच जैसे शिद्दत पसंद लीडर कभी कभी अपने प्लान्स का इजहार कर देते हैं। ग्रेटर इजराइल बनाने के प्लान का पहला हवाला इब्रानी बाइबल में मिलता है और बाद में ज़ायोनी फासिस्ट नज़रिए के बड़े हामी थियोडोर हर्जल ने इस नज़रिए को और ज़्यादा आगे बढ़ाया। थियोडोर हर्जल ने अपनी डायरी में मिस्र की नदी से फुरात तक के अल्फाज का जिक्र किया और इसे इजराइल की मुस्तकबिल की हदूद करार दिया। थियोडोर हर्जल वो शख्स था जिसने फ़िलिस्तीन में यहूदियों के लिए वतन के क़याम का नज़रिया पेश किया था, जिसमें फ़िलिस्तीनियों के हुकूक़ और उनकी मौजूदगी को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया। 9 जुलाई 1947 को रब्बी यहूदा लेब मिशमेन ने यूनाइटेड नेशन की एक कमेटी के सामने गवाही देते हुए कहा था कि वादा की गई ज़मीन असल में मिस्र से फरात तक फैली हुई है, जिसमें शाम और लबनान के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। ये नज़रिया बाद में इजराइल की हिकमत अमली यानी स्ट्रेटजी का हिस्सा बन गया, जिसे 1980 की दहाई में ओडीड येनोन ने अपनी मशहूर येनोन डॉक्ट्रीन के तहत साफ किया। ये प्लान 1982 में इजरायली ज़ायोनिज़्म ऑर्गेनाइजेशन की एक मैगज़ीन में छपा और इसका मकसद इजराइल के पड़ोसी अरब मुल्कों को कमज़ोर करना और उनमें अंदर कब्ज़ा करना था। ग्रेटर इजराइल का तस्वुर एक ऐसा ख्याल है जो कई दहाइयों से इजरायली सियासत और समाज में गहरी जड़ें जमा चुका है। ये नज़रिया एक आइडियोलॉजी और मजहबी पहलू लिए हुए है जो इजराइल की मौजूदा सरहदों से बहुत आगे तक जाता है। ग्रेटर इजराइल का नज़रिया इस सोच की बुनियाद पर कायम है कि इजराइल की सरहदें बाइबल में बताई गई वादा की गई ज़मीन तक फैली
होनी चाहिए। इसमें न सिर्फ मौजूदा फ़िलिस्तीनी ज़मीन बल्कि सीरिया, इराक, मिस्र और जॉर्डन के हिस्से भी शामिल होते हैं। ये नज़रिया एक उलझा हुआ मामला है जिसे समझने के लिए इजराइल के क़याम, ज़ायनिज़्म की तारीख़ और उसकी फ़ौजी और सियासी मदाखलत को समझना ज़रूरी है। ज़ायनिज़्म की तहरीक 19वीं सदी के आखिर में शुरू हुई थी और इसका मकसद यहूदियों के लिए एक अलग मुल्क का क़याम था। उस दौर में थियोडोर हर्ज़ल ने इस तहरीक को लीड किया। वो एक यहूदी थे जो उस वक्त के यूरोपीय समाज में यहूदियों के खिलाफ बढ़ते नस्ल भेद और जुल्म और सितम से परेशान थे। उन्होंने महसूस किया कि यहूदियों के लिए किसी गैर यहूदी मुल्क में सलामती के साथ रहना मुश्किल होता जा रहा है और उन्हें अपना अलग वतन चाहिए। हर्ज़ल की किताब द यहूदी स्टेट इस तहरीक की बुनियाद बनी। इसमें उन्होंने ये तजवीज़ दी कि यहूदियों के लिए एक मुनासिब जगह पर एक नई रियासत कायम की जाए। इसके बाद ज़ायोनी तहरीक तुर्की की हुकूमत से लेकर ब्रिटेन तक की सियासत का हिस्सा बन गई। लेकिन फ़िलिस्तीन की सरज़मीन पर यहूदी रियासत का क़याम सीधे तौर पर 1917 के बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद मुमकिन हुआ। इसमें ब्रिटेन ने यहूदी रियासत कायम करने का वादा किया था। अब समझते हैं फ़िलिस्तीन पर कब्ज़े की तारीख़। 1948 में इजराइल का क़याम हुआ, जिसके बाद फ़िलिस्तीनी ज़मीन पर यहूदी कब्ज़े की शुरुआत हुई। इसके पहले से ही यहूदियों और फ़िलिस्तीनियों के बीच टकराव चल रहे थे, मगर इजराइल की बुनियाद पड़ते ही जंग छिड़ गई। अरब मुल्कों ने इसकी सख्त मुखालिफत की, मगर इजराइल ने फ़ौजी ताकत के ज़रिए न सिर्फ अपनी रियासत को कायम रखा बल्कि और ज़्यादा इलाक़ों पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद 1967 की जंग और इजरायली तोसी पसंद यानी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का आगाज़ हुआ। 1967 की 6 दिन की जंग इजराइल की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का सबसे बड़ा मील का पत्थर समझा जाता है। इस जंग में इजराइल ने फ़िलिस्तीन के पश्चिमी किनारे, जिसे वेस्ट बैंक कहा जाता है, गाज़ा पट्टी, मशरक़ी यरूशलेम और गोलान की पहाड़ियों पर कब्ज़ा कर लिया। ये कब्ज़ा आज भी जारी है और इंटरनेशनल कानूनों के तहत गैर कानूनी माना जाता है। लेकिन इजराइल ने अपनी तोसी पसंद पॉलिसी को कभी नहीं रोका और इन इलाक़ों में गैर कानूनी यहूदी बस्तियों का क़याम शुरू कर दिया। ग्रेटर इजराइल और यहूदी बस्तियों का फैलाव आज भी उसकी बदनीयती को जाहिर करता है। इजराइल की अपने बॉर्डर फैलाने की पॉलिसी का सबसे साफ नमूना यहूदी बस्तियों का फैलाव है। वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी में ये बस्तियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ये बस्तियां इजराइल की प्लानिंग का एक हिस्सा हैं, जिसका मकसद फ़िलिस्तीनियों को उनकी ज़मीन से बेदखल करना और उनकी आबादी को मुकामी तौर पर गैर अहम बना देना है। फ़िलिस्तीनियों के हुकूक़ की सरेआम पामाली होती है और ये बस्तियां इजराइल की सियासी और फाइनेंशियल ताकत को और बढ़ाती हैं। इन बस्तियों का क़याम सिर्फ फ़िलिस्तीनियों के लिए नहीं बल्कि पूरे वेस्ट एशिया के लिए एक ख़तरनाक तजर्बा साबित हो सकता है। इन इलाक़ों में समाज के अंदर टकराव और सियासी मुदाखलत को बढ़ावा मिलता है, जो कि इजराइल की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का अहम हिस्सा है। इजरायली फ़ौजी ताकत और उसको कई मुल्कों की हिमायत से उसका काम आसान हुआ है। इजराइल ने अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को हमेशा फ़ौजी ताकत के ज़रिए लागू किया है। इजराइल की फ़ौजी ताकत का आलमी सियासत पर गहरा असर है। ख़ास तौर पर अमेरिका की हिमायत ने इजराइल को हमेशा मजबूत किया है। अमेरिका न सिर्फ इजराइल को फ़ौजी सामान और माली इमदाद फराहम करता है बल्कि उसके फैलाव के मंसूबों को भी खुफिया तरीके से तस्लीम करता है। अक्टूबर 2023 की जंग, जिसमें इजराइल ने हमास के ख़िलाफ़ गाज़ा में बड़ी जंगी कार्रवाई की, इसकी ताज़ा मिसाल है। इस जंग में हज़ारों बेगुनाह फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और लाखों बेघर हुए हैं। इजराइल की ये कार्रवाई न सिर्फ गाज़ा बल्कि साउथ लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर भी की गई हैं। इस जंग का मकसद सिर्फ इजराइल की हुकूमत को मजबूत करना नहीं बल्कि ग्रेटर इजराइल के नज़रिए को आगे बढ़ाना भी है। फ़िलिस्तीनी अवाम इस इजरायली पॉलिसी का सबसे बड़ा शिकार हैं। उनका माशी ढांचा बिल्कुल
तहस नहस हो चुका है। गाज़ा जो पहले से ही घिरा हुआ इलाका है में हालात और ख़राब होते जा रहे हैं। वहाँ बेरोज़गारी आसमान छू रही है और बुनियादी ज़रूरतें साफ़ पानी, बिजली और दवाओं की किल्लत ने ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया है। गाज़ा और वेस्ट बैंक की आवाम हर रोज़ जंग, फौजी कब्ज़े और यहूदी बस्तियों के फैलाव की मार झेल रही हैं। उनके लिए इजराइल की तोसी सिर्फ एक जंगी ख़तरा नहीं है, बल्कि एक माशी और समाजी बर्बादी का सबब भी है। इजराइल की इस तोसी पसंद पॉलिसी के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और हुकूमतें आवाज़ उठाती रही हैं। यूनाइटेड नेशन ने इजराइल की बस्तियों को गैर कानूनी करार दिया है, मगर ये समझने की बात है कि इन बस्तियों का फैलाव आज भी जारी है। अमेरिका और यूरोपीय मुल्क जो इंसानी हकूक़ और इंसाफ की पैरवी करने का दावा करते हैं, अक्सर इस मसले पर खामोशी साधे रहते हैं। इजराइल पर पाबंदियां लगाने या उसे तोसी पसंद पॉलिसियों से रोकने के लिए इंटरनेशनल सियासी ताकतें अभी तक नाकाम रही हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड की ये पेशकश आपको कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।